अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे नेपाल बॉर्डर के जस्ट करीब एक स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से। आज के इस दौर में जबकि मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों को सरकारें भुलाती आ रही हैं, सरकारों ने ये मान लिया है कि जो ओरिजिनल जंग आज़ादी के हीरोज़ थे उन्हें किनारे लगा करके सावरकर और गोलवालकर जैसे लोगों को सामने लाया जा रहा है। अली जनाब ज़हीर आलम साहब, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें मौका दिया यहाँ तक आए। सर, फ़िलहाल 26 जनवरी आ रहा है जी, रिपब्लिक डे। हाँ, बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। बिल्कुल मनाना चाहिए। क्या सरकार की तरफ से आपके परिवार को किसी सरकारी कार्यक्रम में इनवाइट किया जाता है? बहुतों साल तक रहा ऐसा मामला, आज भी होता है। 15 अगस्त और 26 जनवरी को आमंत्रित किया जाता है, बल्कि पिछले साल किसी गैर सरकारी माध्यम से हमें सूचना दिया गया कि इस कार्यक्रम में भाग लेना है, तो मैं कार्यक्रम में गया, लेकिन मैंने फ़ौरन पूरी ताकत के साथ विरोध दर्ज कराया कि भाई ये इस तरह से आप हमें सूचना नहीं दे सकते। रास्ता चलते कोई आदमी बताए कि थाने पर कार्यक्रम है, तहसील में कार्यक्रम है और आप आमंत्रित हैं। इसका जो भी संदेश है वो आधिकारिक रूप से होना चाहिए और जो सरकार का तंत्र है उसके हिसाब से हमें सूचना मिलनी चाहिए। मतलब आप ये बात मानते हैं कि सरकारी तौर पर आपको अवॉइड किया जा रहा है? ऐसी गलती हो जाती है, इसे मैं अवॉइड नहीं मानता हूँ। असल में किसी चीज़ को आप जिस तरह से लेना चाहें, ऐसी ह्यूमन नेचर है, कहीं कहीं स्लिप हो जाता है, ऐसा हुआ। लेकिन बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं तो बुलाया जाता है। आपके वालिद साहब मरहूम मौलाना अब्दुल क़य्यूम रहमानी साहब एक बड़ा नाम है इस इलाके का, और बताया जाता है कि मौलाना अब्दुल क़य्यूम मरहूम साहब जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बहुत करीबी थे जी, और स्वतंत्रता सेनानियों में उनका एक अलग मकाम था। सन 1942 में जब वो यहाँ आए तो बताया जाता है कि स्वतंत्रता सेनानियों में वो सबसे पहला नाम हुआ करता था जिसके एक आवाज़ पर लोग अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आग बगोला हो जाया करते थे। वो यहाँ आए, उन्होंने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पर भी बहुत कुछ काम किया, कुछ अदारे भी कायम किए जहाँ तक मेरी मालूमात है। लेकिन मौलाना अब्दुल क़य्यूम रहमानी साहब के परिवार को सरकार ने भुला दिया, या आप ये मान के चल रहे हैं कि उनको भुलाया तो नहीं गया, हम खुद ही अलग हो गए? नहीं, एक बात यह है कि सारा दोष सरकार पर मढ़ देना उचित नहीं है। स्वतंत्रता आंदोलन में सही बात यह है कि लाखों लोग मारे गए, काटे गए, जिनका कोई नाम नहीं जानता है। अभी अमरगढ़ महोत्सव किया जा रहा है, उसमें बताया जा रहा है उन सेनानी परिवारों का किसी को पता नहीं। बहरहाल हम भाग्यशाली हैं कि कम से कम हमारे यहाँ तो भारत सरकार के रजिस्टर में हमारा नाम दर्ज है। अच्छा, नाम दर्ज है कि भाई सरकार हमको पेंशन दे रही है, माताजी को पेंशन आ रहा है, वालिद साहब नहीं हैं, अम्मी हैं, उनको हर महीने तक आ जा रहा है। इतने बड़े परिवार को, जो सेनानी परिवार है, सरकार ने अपनी तरफ से जो पहल किया एक कि सबको, इंदिरा जी ने 1974 में ताम्रपत्र सबको दिया, फिर पेंशन सबको जारी किया, सबकी खोज खबर लिया। ये ठीक है कि ये बहुत महत्वपूर्ण लोग थे, इन्होंने जान हथेली पर ले करके इस मुल्क को आज़ाद कराने में बड़ी भूमिका अदा की। और वो मैंने पहले एक लफ्ज़ जो कहा कि भाई लाखों लोग मारे गए, काटे गए, कोई पूछने वाला जानने वाला नहीं, तो ये भी उसी श्रेणी में थे। अच्छा, ये तो देश आज़ाद हो गया तो आज आप फल काट रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जानबूझकर सरकार हमें अवॉइड नहीं कर रही है, ऐसा स्वाभाविक है, इसलिए ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है? नहीं, सरकार को इससे और आगे करना चाहिए था। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि जैसे लाखों लोग मारे गए, काटे गए, कोई पूछने वाला नहीं, ये लोग भी उसी सफ में थे जी। ये तो था नहीं कि कल हमको आज़ादी मिल जाएगी तो हम भी भुला दिए जाते। अच्छा, एक चीज़, अभी अंग्रेज़ों की हुकूमत रहती अगर कुछ और साल तक तो हम भी भुला दिए जाते। अब ये हुआ कि भाई उन्हीं के कार्यकाल में जो है इन्हीं लोगों में देश आज़ाद हो गया तो आज हमको। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ, सन
28 मई सन 2008 में आपके वालिद साहब का इंतकाल हुआ जी, मेरी मालूमात के हाँ बिल्कुल 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 सही है। एग्जैक्ट। अपनी ज़िंदगी में कभी उन्होंने आज के भारत को देखकर ये महसूस किया या आप लोगों को कुछ बताया कि ये वो भारत तो नहीं जिसके लिए हमने कुर्बानियाँ दी थी? देखिए, ऐसा है, वो बड़े व्यापक दृष्टिकोण के आदमी थे और सही बात यह है कि बड़े विद्वान थे, इतने बड़े विद्वान थे कि हम उन्हें बाद में समझ पाए, आखिरी क्षणों में। जी। वो असल में कोई चीज़ की शिकायत कभी किसी से नहीं करते हैं, शिकायत स्वयं से करते हैं, खुद से करते हैं, समाज से करते हैं। बहुत सारी चीज़ें उनके सामने आई गई, बड़े उनके जो बात कहीं ना कहीं से तकलीफ दे रही, लेकिन उस पर भी उन्होंने सरकारों के प्रति जो है इस तरह से बात नहीं की, बल्कि समाज के अंदर जो किस्म किस्म के लोग किस्म किस्म की बातें फैला रहे हैं उस पर उन्होंने कहा कि ये सामाजिक बीमारी है, इन्हें देश के अंदर इस तरह से काम किया। मैंने इसलिए कहा क्योंकि सन 47 में देश आज़ाद हुआ और उस वक्त पंडित नेहरू जो है प्रधानमंत्री बने जी, और पंडित नेहरू के बहुत करीब जाने जाते थे। पंडित नेहरू के ही दौर में रिजर्वेशन एक्ट में जो है तब्दीली लाई गई एससी और एसटी लोगों को। अगर वो कन्वर्ट होकर मुस्लिम हो जाता तो उससे वो हक छीन लिया जाएगा। तो क्या कभी इसका रंज, कभी मलाल, कभी जिक्र किया हो आप लोगों से? नहीं, एक बात यह है, जिसे आपने एक बहुत ही इस तरह की बात की जिसको बहुत सारे लोग दूसरे ढंग से उठाते हैं, 341 की बात जो है, सही बात यह है कि हम आज इस परिवेश में तो ये कह सकते हैं कि मुस्लिम दलितों को बाहर किया गया या वो फैसला सही नहीं था। देखिए, एक इंसान कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता है, किसी का भी फैसला गलत हो सकता है, वो चाहे जवाहरलाल हो और चाहे अब्दुल कयूम हो, चाहे आप। मुसलमानों में दलित का कोई तस्वुर नहीं, दलित का जो कल्पना थी उस ज़माने में, दलित मीन अछूत, जिसे छुआ नहीं जा सकता है, जिसे स्पर्श नहीं किया जा सकता है। मुसलमानों में इस किस्म की कोई जात नहीं है और मुझे ये कहने में कोई दुश्वारी नहीं है कि भाई अछूत लफ्ज़ इस्लाम में नहीं है और ना, और ये इस्लाम की रूह को फाड़ देगा अगर हम अछूत दलित की बात कर देंगे। हाँ, वो बैकवर्ड हो सकता है, पिछड़ा हो सकता है कि वो सामाजिक तौर पर कोई पिछड़ गया हो। तो मतलब आप ये मानते हैं कि रिजर्वेशन एक्ट जो था या रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है वो ज़ात की बुनियाद पर दिया गया, बैकवर्डनेस के बुनियाद पर नहीं दिया गया? नहीं, जिसे हमारा तो यही कहते हैं ना कि हम बैकवर्डनेस के बुनियाद पर रिजर्वेशन देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ असल में ये हमारा संविधान जो है जात प्रधान संविधान है। ये जात की बुनियाद पर तो आपको रियायत दे सकता है, लेकिन किसी रिलीजन की बुनियाद पर किसी को कोई आपको कोई फ़ायदा नहीं देने वाला है। जैसे आप पिछड़े में हैं तो आप कौन सी जात के हैं, तो उस आधार पर आपको कोई लाभ सरकार दे सकती है, लेकिन ये कहो कि हम फला धर्म से बिलोंग कर रहे हैं, हमको मिल जाए धार्मिक आधार पर, तो धार्मिक आधार पर हमारा संविधान किसी को कोई छूट नहीं दे रहा है। अच्छा, जनरली आप क्या मानते हैं कि इस वक्त जो है, जैसे अगर हम देखें तो मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों को नज़रअंदाज करने की एक रिवायत है, पिछली सरकारों ने भी किया और अभी की सरकार उसमें कुछ ज़्यादा ही कर रही है। एक वाहिद मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी या एक मुस्लिम लीडर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर एजुकेशन डे मनाया जाता है। उसमें भी वो चीज़ नहीं होती है जो और जो है गवर्नमेंट इवेंट में दिखाया जाता है। मतलब बड़ा हु हल्ला होता है और सारे इवेंट में, मगर जो एजुकेशन डे मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की में पैदाइश के मौके पर, उसमें इतनी इवेंटबाजी नहीं होती है। तो क्या इसको मतलब आप मानते हैं कि जानबूझकर ये सब किया जा रहा है? एक बात ये है कि भारत यूरोप नहीं है। अभी बरतानिया ने भारतीय मूल के आदमी को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। हम दुनिया की तरह नहीं, लेकिन भारत है, ये भारत का अपना एक मिजाज है। उस मिजाज में लोग अपनों को ज़्यादा थोड़ा सा तरजीह दे देते हैं। अपना से मुराद यही है कि भाई कुंबा है, कबीला है, उसके हिसाब से। जैसे अभी आप सवाल पूछ रहे हैं, आप मौलाना आज़ाद के ताल्लुक़ से, मुसलमानों के ताल्लुक़ से पूछ रहे हैं। कहीं ना कहीं से आप मुसलमान हैं, इसलिए आपको ये लगा कि हमारे लोगों को कहीं से नहीं कहीं इग्नोरेंस, नहीं एक बात कर, वो तो मनाते हैं, हम वो नहीं बात कर, आपको ये लगा ना, लेकिन ये किसी अन्य आदमी को ऐसा नहीं लगता है। तो ऐसा मैंने इसलिए कहा कि जैसे मैं मुस्लिम हूँ
लेकिन मैं गांधी जयंती भी मनाता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कहीं ना फर्क कहीं नहीं पड़ना भी नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं बहुसंख्यक समाज की तरफ से मुस्लिमों को अवॉइड करने की एक तहरीक चल रही है। एक आखिरी सवाल आपसे, जी। मौलाना अब्दुल क़य्यूम रहमानी साहब की मौलाना अब्दुल क़य्यूम रहमानी साहब के ख़ानदान से होते हुए, उनके परिवार से होते हुए आप समाज से क्या तवक्को रखते हैं कि भारत देश को आगे ले जाने के लिए क्या करना चाहिए? एक आखिरी सवाल ये। भारत देश को आगे ले जाने के लिए, या नहीं किसी भी देश को आगे ले जाने के लिए, किसी घर को आगे ले जाने के लिए भाईचारा सबसे बड़ा काम। आपस में मोहब्बत और इत्तेहाद अगर नहीं रहा तो घर टूट जाएगा, इलाका टूट जाएगा और देश टूट जाएगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए।